हेलो गाइस, जीएसटी का पेपर थोड़ी देर पहले ही ख़त्म हुआ है और सबसे पहले बच्चों के दिमाग में क्यूरियोसिटी है कि सर पेपर का रिव्यू डाल दो। दो लोगों को क्यूरियोसिटी बहुत है। एक तो वो बच्चे जिन्होंने आज एग्ज़ाम दी है और एक वो भी बच्चे हैं जिनका जनवरी 25 का एग्ज़ाम है, क्योंकि अभी अभी वो जीएसटी पढ़ा है तो उन लोगों को भी ये जानना है कि पेपर कैसा आया है और किस तरह का पैटर्न था। तो मैंने अपने फ़ोन में भी वो पेपर ओपन कर लिया है, साथ में स्क्रीन पे भी आप लोगों को पेपर दिख रहा होगा, तो साथ साथ में अपन देखते चले जाते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। वैसे मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आप बाद में करो, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। क्या ये क्वेश्चन भी अच्छा था? इट्स ए वेरी गुड कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन और इसमें पॉइंट पढ़ते जाते हैं। अगर आपको सबसे पहले स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो जो क्वेश्चन नंबर 5A है उसमें पहला पॉइंट है DF प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर्ड सप्लायर है पुणे में। पहला इंट्रा स्टेट सप्लाई की 5 लाख रुपीज़ की, सर ये तो नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाई हो गई 5 लाख की। एफ लिमिटेड मुंबई ये जो अनरजिस्टर्ड है उसने प्रॉमिस किया है DEPF को कि वो ये काम 3 महीने में कंप्लीट कर लेगा, बट दे कांट एबल टू कंप्लीट दी वर्क इन दैट मंथ, और इसलिए उसको नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक कंसिडरेशन मिला है एज पर डिसाइडेड बाय दी प्री रिटर्न अग्रीमेंट। क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये क्लॉज ये बोलता है कि आपने अगर 3 महीने में हमें कंप्लीट नहीं करके दिया कॉन्ट्रैक्ट तो हम आपको एक कंसिडरेशन देंगे नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। हम लोगों ने शेड्यूल नंबर 2 के अंदर ही लाइन बहुत अच्छे से पढ़ी थी कि जब तक कोई इम्प्लाइड अग्रीमेंट नहीं होता है और जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच के लिए पेनल्टी लगाई जाती है तो उसे हम कभी भी टैक्सेबल नहीं मानते, क्योंकि वो सप्लाई नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। DEPF प्राइवेट लिमिटेड ने प्रोवाइड की सर्विस ऑफ बुकिंग ऑफ फ्लाइट टिकट्स फॉर एम्प्लॉई ऑफ एच एंटरप्राइज इन द इकोनॉमी क्लास फ्रॉम बगडोगरा टू पुणे। याद है आपको, ये एग्जम्पशन में आता है तो ये एग्जम्प्ट हो गया। DPF ने गुड्स करे हैं परचेज 5 लाख के, एंड नाउ आर लिमिटेड इशू डेबिट नोट फॉर पोस्ट डिलीवरी सिंस DPF लिमिटेड एज पार्ट ऑफ द टर्म्स ऑफ द सेल। परचेज किए गुड्स 5 लाख के, रजिस्टर्ड इन 15। नाउ आर लिमिटेड इशू डेबिट नोट ऑन 15/1 फॉर पोस्ट डिलीवरी सर्विस। ऑफकोर्स ये सर्विस भी जीएसटी के अंदर आती है। डेबिट नोट जो भी है उससे आपकी सेल्स बढ़ती है, तो ऑफकोर्स उसके कारण आपका टर्नओवर जो है इंक्रीज होकर आएगा। DPF has also sold one of its units in Pune as going concern. Sale of business as going concern is exempt. Exemption में पड़ा था, पूरा बिजनेस एज इट इज़ किसी को बेच दो आगे चलाने के लिए, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। DL प्राइवेट लिमिटेड has provide service to Mr. Y Limited to organize business exhibition in Dubai. Again, business exhibition organized outside India is a exempt supply. Interstate भी टर्नओवर टैक्सेबल जुड़ेगा। अमाउंट टू बट रिसीप्ट ऑफ इंट्रास्टेट सर्विसेज है, अमाउंट टूवर्ड्स रिसीप्ट ऑफ इंट्रास्टेट सर्विसेज, ये आपके टर्नओवर का पार्ट बनेंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो आपने कोई इंट्रास्टेट सर्विसेज ली है, उसके लिए आपने अमाउंट पे किया है। साथ में अपने कन्फेक्शनरी आइटम्स परचेज किए हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट कस्टमर को देने वाले हैं। अगर आपने कन्फेक्शनरी आइटम्स सप्लाई किए और फ्री ऑफ कॉस्ट अपने कस्टमर को देने वाले हो तो पहली बात, फूड एंड बेवरेजेस के अंदर 17(5) के अंदर वो ब्लॉक हो जाएगा, इसकी ITC नहीं मिलेगी। ओपनिंग ITC लिखी हुई है, और ये जो अमाउंट है 6 लाख का जो आपने सर्विसेज ली है उसके ऊपर आपको ITC मिल जाएगा 18% की रेट से। तो इंटरेस्ट अमाउंट टुवर्ड्स रिसीप्ट ऑफ इंट्रास्टेट सर्विसेज के ऊपर आप ITC ले लीजिएगा। बाकी जो जो आइटम मैंने बताया वो सब एग्जम्प्ट है, उन सब के ऊपर ना तो टैक्स लगेगा ना ही ITC मिलेगी। तो क्वेश्चन वॉज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, एग्जम्पशन का क्वेश्चन था। बस आपको 2 टुकड़े करने थे, पहले तो क्या सेल है क्या परचेज है। तो जो सेल है वो टैक्सेबल है तो क्या एग्जम्प्ट है, तो क्या परचेज है तो क्या एग्जम्प्ट है क्या टैक्सेबल है। 4 टुकड़े कर लो, सेल में टैक्सेबल एग्जम्प्ट और परचेज में टैक्सेबल एग्जम्प्ट, तो उसके हिसाब से आपको पता पड़ जाएगा कितना टोटल टैक्स लग रहा है और कितनी टोटल ITC आपको आ रही है। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स के अंदर एग्जाम के अंदर था। नाइस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैं इसको खराब भी नहीं बोलूँगा, लेकिन इसमें बच्चा आराम से 6 से 7 नंबर स्कोर कर सकता है। बस इसको 2 चीज़ ध्यान रखना है, एक तो सेल कितना है, परचेज कितना है वो देख ले, और जो सेल है उसमें आउटपुट टैक्स लायबिलिटी निकलेगी और जो परचेज है उसकी ITC निकल जाएगी। तो इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन अगेन पढ़ते हैं किस चीज़ को लेके है। ABC इंफ्रा एक पार्टनरशिप फर्म है, जो कि अपन स्क्रीन पे भी इसको शिफ्ट कर लेते हैं। दिस इज B पार्ट, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक पार्टनरशिप फर्म है, उन्होंने फॉलोइंग सर्विसेज जो है प्रोवाइड की है। कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम नेबरिंग हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी एज ABC इंफ्रा अग्रीज टू इंस्टॉल एफ्लुएंट प्लांट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इवन दो देयर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट। यस, ये हमने एग्जाम्पल में ही पढ़ा था कि अगर कोई सोसाइटी को आप कोई कंसिडरेशन दे रहे हो उसको कोई काम करवाने के लिए, तो नॉर्मली वो लीगल रिक्वायरमेंट नहीं रखते हैं, तो इट्स एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट, और ये एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट है तो ये चीज़ फिर सप्लाई का पार्ट बनती है।
Commission received from distribution of passes of cricket match organized as firm's annual event. Total 500 passes have been distributed. इसमें ध्यान रखना है 500 रुपये से कम का टिकट हुआ तो जीएसटी नहीं लगता है. तो क्या ये 500 रुपये से कम आ रहा है? 2,42,500. अगर हम कैलकुलेटर पे जाएं और आई थिंक ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा आ रहा है 500 रुपये से, तो 242,500 डिवाइड बाय 500 पासिस कर दें तो एक का अमाउंट 485 आ रहा है. ओके, यहाँ टिकट 500 रुपये से कम का है. हमने एग्जाम्शन के अंदर पढ़ा था कि अगर 500 से कम का कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट आप ऑर्गेनाइज करने का टिकट बेचते हो तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता. मुंबई टू मणिपुर आपने फ्लाइट बुक करी है. मणिपुर क्या हमारे उस 8 नाम में आ रहा था? यस, आ रहा था. मणिपुर भी है, यस. 8 नाम में नॉर्थ ईस्ट की उन 7 सिस्टर्स के साथ साथ बगडोगरा भी था. अब मणिपुर टू मुंबई जाओ, मुंबई टू मणिपुर जाओ, इकोनॉमिक क्लास के टिकट्स पे एग्जाम्शन मिलेगी, तो यहाँ पे भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा. अगला था सर्विसेज गिवन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग टू स्टेट गवर्नमेंट रिलेशन टू म्यूनसिपालिटी. कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज वॉज 279,375. ओके, हम लोगों ने इसमें क्लॉज पढ़ा था. अगर आप किसी गवर्नमेंट को म्यूनसिपालिटी के काम के लिए सर्विसेज देते हो तो मटेरियल की वैल्यू आपके टोटल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. अगर मैं 8,20,000 का टोटल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और उसका 25% निकालूँ तो मेरे मटेरियल की वैल्यू 2,05,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. यहाँ पे मटेरियल की वैल्यू 2,79,375 आ जाता है. इस मीन्स ये टैक्सेबल हो गया है. इसका मतलब पहला वाला टैक्सेबल है, दूसरा वाला एग्जम्प्ट है, तीसरा वाला एग्जम्प्ट है और चौथा वाला टैक्सेबल है. तो इसमें पहला वाला टैक्सेबल होगा, दूसरा वाला एग्जम्प्ट होगा, तीसरा वाला भी एग्जम्प्ट होगा और चौथा वाला टैक्सेबल होगा. ऐसे करके हम टोटल वैल्यू ऑफ सर्विसेज के अंदर निकाल लेंगे. अगेन इट वाज एन ईजी क्वेश्चन. अगर आपने एग्जामिशन पढ़ी है तो इस क्वेश्चन को करने में आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं आई होगी. आते हैं अगले क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी एक रजिस्टर्ड डीलर है जो कि आंध्र प्रदेश ट्रेडिंग कर रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनरी एंड इट्स रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज. उसका जो एग्रीगेट टर्नओवर था पिछले साल में 1.32 करोड़ था. इट वाज द फर्स्ट ईयर सो दे हैड नॉट स्टार्टेड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज रिलेटिंग टू मशीनरी. 23-24 में दे आर trying to provide repair and maintenance services of 6.25 lakh for which they have to purchase some raw material of 5 lakh from other state. From the information given above, you have to tell whether Mr. T can opt for composition scheme. First of all, हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि एक बंदा अगर मशीन सप्लाई कर रहा है और साथ में सर्विसेज सप्लाई करता है तो याद करो इसमें क्लॉज था 10% ऑफ द टोटल एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीवियस ईयर तक की सर्विसेज वो यहाँ पे दे सकता है. तो अगर वो 6.25 लाख की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और उसका टर्नओवर पिछले साल 1.32 करोड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि उसे इतना सर्विसेज का टर्नओवर करना अलाउड है. दूसरी बात, एक आदमी दूसरे स्टेट से गुड्स खरीद सकता है, बस दूसरे स्टेट में गुड्स बेच नहीं सकता. तो यहाँ पे वो दूसरे स्टेट से गुड्स परचेज कर रहा है, इसका मतलब उसे 10(1) के अंदर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने को मिलेगी. वो 10(2) में नहीं करेगा, वो 10(1) के अंदर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है. तो इसका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इजी था. इस क्वेश्चन में ही बच्चों को बिल्कुल दिक्कत नहीं आई होगी. अगला क्वेश्चन देखते हैं. गरिमा हैविंग ए परमानेंट रेसिडेंस इन भावनगर गुजरात ने कार खरीदी है कियारा मोटर्स जयपुर से. मतलब बंदे ने जयपुर से कार खरीदी और बंदा भावनगर का है. वहाँ पे सस्ता रोड टैक्स वैक्स कम था. ठीक है. गरिमा टुक द डिलीवरी ऑफ कार फ्रॉम जयपुर एंड रिटर्न विद कार टू अ रेसिडेंस इन भावनगर गुजरात. Address of Garima recorded in the invoice issued by Kiara mention only the name of the state Gujarat. Garima एक unregistered person है where Kiara Motors is a registered person determine the place of delivery for supply. हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि गुड्स की डिलीवरी कहाँ टर्मिनेट हो रही है, लेकिन मैंने इसमें ये भी बताया था कि अगर एक आदमी B2B कर रहा है या B2C कर रहा है, अगर उसके रिकॉर्ड्स में ये एड्रेस अवेलेबल है कि भैया ये बंदा यहाँ का है और यहाँ गुड्स ले जाएगा, तो फिर वो B2 इंटर स्टेट ही माना जाएगा. जैसे इस केस में भी यही हुआ है. मैंने समझाया था कि अगर B2B होता है B2C होता है तो अपने को ये देखना है क्या एड्रेस अवेलेबल है क्या. जैसे हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई का रूल क्या बोलता है, अगर एड्रेस अवेलेबल होता है तो हम लोग जनरली रेसिडेंस का एड्रेस जहाँ होता है वहाँ लेते हैं. वैसे ही सेक्शन 10 में हमने पढ़ा था कि जनरली जहाँ पे डिलीवरी टर्मिनेट हो रही है वहाँ पे हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हैं. लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि उसका एड्रेस अवेलेबल है कि वो बंदा है गुजरात का और वो बंदा डिलीवरी लेने जरूर राजस्थान आया है, पर पर्सन की ओरिजिनल लोकेशन गुजरात की है और उसको भी पता है कि ये गुजरात गाड़ी जाने वाली है. तो इस केस में वो इंटर स्टेट सप्लाई मान के इसके ऊपर IGST लगाएगा. ये क्लॉज हम लोगों ने पढ़ा था. 2 नंबर का क्वेश्चन प्लेस ऑफ सप्लाई का ये आ गया. आकार एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक रजिस्टर्ड पर्सन है नागपुर में जो कि अपने प्रोडक्ट क्लाइंट के लिए होर्डिंग्स लगाना चाहती है अलग अलग स्टेट्स में.
इट टुक ऑन द राइट्स टू यूज द स्पेस ऑन होर्डिंग्स। अब सबसे पहले पढ़ते ही आपके दिमाग में आएगा सर हमने पढ़ा था ना जहाँ जहाँ जितने जितने होर्डिंग्स होंगे वो लगाने पड़ेंगे। वो मैंने सिर्फ गवर्नमेंट की सर्विसेज के लिए बताया था। पहले तो बताओ क्या यहाँ पे रिसीवर गवर्नमेंट है, क्या गवर्नमेंट के एडवर्टीजमेंट्स हो रहे हैं? देखो अच्छे से और बताओ मुझे क्या गवर्नमेंट के एडवर्टीजमेंट है इस क्वेश्चन के अंदर से? क्वेश्चन दिखा दीजिए, ये रहा स्क्रीन पे देखिए, क्या गवर्नमेंट के एडवर्टीजमेंट है? आराम से पढ़ो इस क्वेश्चन को। आकार एडवर्टाइजिंग ने रजिस्टर्ड पर्सन नागपुर का, महाराष्ट्र का है, वो अपने प्रोडक्ट के होर्डिंग्स जो है वो डिस्प्ले करना चाहता है और उसके लिए उसने उदयपुर, राजस्थान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश की जगह का होर्डिंग्स फाइनल किए हैं। पहले तो बताओ क्या इसके ऊपर गवर्नमेंट वाला एडवर्टीजमेंट रूल लगेगा? ऑफ कोर्स नहीं। सेक्शन 12 में एक हमने पढ़ा था गवर्नमेंट वाला एडवर्टीजमेंट रूल था, और एक हमने पढ़ा था कुछ भी लोकेशन अगर जनरल रूल कुछ भी नहीं दिया तो जनरल रूल लगाएंगे, और जनरल रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे लोकेशन ऑफ रिसीवर होगा। तो अगर बंदा जो क्लाइंट है वो अगर जीएन एंटरप्राइजेस का है और जो छत्तीसगढ़ का क्लाइंट है, मतलब यहाँ पे जीएन एंटरप्राइजेस से शायद लिया है ना उसने, होर्डिंग्स माउंटेड ऑन फ्रॉम जीएन एंटरप्राइज रजिस्टर्ड इन आकार राइट टू यूज द स्पेस। ठीक है, सिंपल रूल है, जनरल रूल लगेगा। लोकेशन ऑफ रिसीवर ले लेंगे और ढंग से पढ़ूंगा तो समझ में आ जाएगा कौन सप्लायर है कौन रिसीवर है। पर इसमें आप वो गवर्नमेंट वाला रूल मत लगाना। तो एक्चुअली पढ़ने पे ऐसा लग रहा था वो गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट वाला रूल लग जाएगा, पर वो नहीं लगेगा। यहाँ पे नॉर्मल आपको लोकेशन ऑफ रिसीवर लेनी है। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट सर्विसेज की जगह दी है। एक सेकेंड, इसमें वापस पढ़ता हूँ, मेरे को थोड़ा अलग क्लॉज लग रहा है। आकार एडवर्टीजमेंट एजेंसी एक रजिस्टर्ड पर्सन है नागपुर में जो कि अपने wants to display the product of its client at most prominent place. It took on the right to use the space on hoarding और ओके, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली सर्विसेज आ गई। आप लोगों को, मेरे को भी पहली बार पढ़ के लगा कि अपन एडवर्टीजमेंट वाली बात कर रहे हैं, लेकिन अब जब मैंने पढ़ा तो समझ में आया कि मेरी जगह है जहाँ पे तुम लोग होर्डिंग लगा सकते हो। तो बेसिकली आई एम गिविंग ए सर्विसेज रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज में हम हमेशा क्या देखते हैं? लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो जहाँ जहाँ इसकी प्रॉपर्टी है वहाँ वहाँ इसकी सर्विसेज मानी जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली सर्विस मानी जाएगी, ये एडवर्टीजमेंट वाली सर्विस नहीं है, क्योंकि मैं तो अपनी जगह दे रहा हूँ जहाँ पे आप अपने होर्डिंग्स लगाओगे, तो मैं तो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी की जगह को किराए पे दे रहा हूँ। तो इट्स ए लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी अगर उदयपुर राजस्थान में और ग्वालियर में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी उदयपुर राजस्थान और ग्वालियर ही मानी जाएगी। और अगर मल्टीपल प्रॉपर्टी होती है तो हमें ये देखना पड़ता है जहाँ जहाँ पे जितना जितना उसने एरिया कंज्यूम किया है, तो एरिया वाइज भी अपन उसको बांट सकते हैं। अपने को सिंपल लिखना है प्लेस ऑफ सप्लाई, यहाँ पे लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी मानी जाएगी। बढ़िया क्वेश्चन था प्लेस ऑफ सप्लाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी आ गया बहुत, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना ईजी क्वेश्चन दे देंगे। एक कंपनी है जो कि PSU को सप्लाई कर रहा है 13,57,000 इंक्लूसिव ऑफ GST का सेल्स। तो अपन 13,57,000 में डिवाइड बाय 118 करके इंटू 100 करके सेल्स की वैल्यू निकाल लेंगे। आपको बताना है व्हाट विल द प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन ऑफ TDS, ये रहा पॉइंट है ना। प्रोविजन 51 और व्हाट इज द पीरियड ऑफ वर्चुअल ब्ला ब्ला। TDS का बेसिक प्रोविजन पूछ लिया कि आपने 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया है, 13 लाख रुपए का आपका, सॉरी 1357 में डिवाइड बाय 18 करके टैक्स हट जाएगा। तो 1% TDS काटना है जब जब कंपनी पेमेंट करती जाएगी PSU को, तो हर बार जब भी पे करेगी तब तक 1% TDS काटना है। जो भी TDS कटेगा उस TDS को 10th ऑफ द नेक्स्ट डे तक डिपॉजिट कराना रहता है। उसके लिए हम लोगों ने GSTR 7 करके पूरा क्लॉज पढ़ा था। तो ये पूरा का पूरा क्लॉज TDS प्रोविजन का यहाँ पे 5 नंबर के अंदर लिखना था। डायरेक्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। मैं इमेजिन नहीं कर रहा था कि सितंबर 24 में वो इस तरह के 2 क्वेश्चंस पूछ लेंगे। आपको पता है कौन से टॉपिक से? अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के 2 क्वेश्चन आ गए। कैन यू इमेजिन दैट? पहला क्वेश्चन बताऊं कौन सा है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन एग्जीक्यूटिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट शेल कीप सेपरेट। याद करो हम लोगों ने लास्ट डे एक वर्क कॉन्ट्रैक्टर के लिए क्या क्या रिकॉर्ड्स रखने रहते हैं उसकी लिस्ट पढ़ी थी। आपको मॉड्यूल से मैंने पूरा पढ़ाया था कि एक वर्क कॉन्ट्रैक्टर कौन कौन से रिकॉर्ड रखता है। कैन यू इमेजिन? 5 मार्क्स। आप सोच सकते थे इतना इजी क्वेश्चन कि भैया क्या क्या रिकॉर्ड एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर को मेंटेन कर रहे हैं, कितने नंबर में आ जाएगा? 5 नंबर के अंदर। उसके बाद सुनो अगला, इंपोर्ट के प्रोविजंस बताने हैं सप्लाई में। इंपोर्ट सर्विसेज का 2 क्लॉज था, 71A 71B। 71B के अलावा शेड्यूल 1 याद करो, मैंने पूरा चार्ट बनवाया था। अगर कंसिडरेशन होगा तो क्या, विदाउट कंसिडरेशन होगा तो बिजनेस और रिलेटिव होगा तो क्या, अगर नहीं होगा तो क्या। बहुत इजी क्लॉज था, पूरा डायग्राम बना के समझाया था। 5 मार्क्स। अगला क्वेश्चन अगेन 2 मार्क्स का, बहुत इजी। लिस्ट आउट द कैटेगरी ऑफ द पर्सन हु आर एग्जाम फ्रॉम ई इनवॉइसिंग। याद करो, बैंक, इंश्योरेंस, NBFCs,
मल्टीप्लेक्सेस, GTA, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट याद है आप लोगों को? जिन लोगों को ई इनवॉइसिंग नहीं लगती है, सेस जोन्स, ये भी इजी था। 3 नंबर का जो क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन मॉड्यूल की लाइंस में से छुपा हुआ था। आपको पता है मॉड्यूल में लाइन लिखी हुई है, कोई भी एक्ट और प्रोसीडिंग्स जीएसटी काउंसिल पे इनवैलिड होगी, कुछ रीजंस नहीं होगी इनवैलिड, आपको रीजंस बताने। मॉड्यूल में जाना, जीएसटी काउंसिल मैंने आपको रीड करने के लिए दिया था इंट्रोडक्शन चैप्टर में, वहाँ पे लिखा होगा कि कब जीएसटी काउंसिल्स की प्रोसीडिंग इनवैलिड नहीं होगी। याद करो मैंने क्लास में आपको बोला था एक बार मॉड्यूल पढ़ना रहता है, मैगजीन रीडिंग कम से कम करनी रहती है और कुछ चीज़ें मार्किंग करनी होती है। वो एक आध 3 नंबर का क्वेश्चन मॉड्यूल की लाइंस में से छुप के आ गया था। अगेन 5 मार्क्स का क्वेश्चन, आप मानोगे नहीं किसका है, एजेंट को कौन कौन से रिकॉर्ड्स रखने, तो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स भर भर के पूछा है, टीडीएस पूछ लिया, प्लेस ऑफ सप्लाई पूछ लिया। मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर अटेम्प्ट में उन्होंने वही सब पूछा जो बहुत नया अभी अपडेट हुआ था, जो कि मई 24 में पहला एग्जाम था। तो मैंने बच्चों को बोला भी था कि देखो मई 24 पहला एग्जाम है, ये लोग प्लेस ऑफ सप्लाई और टीडीएस तो पूछेंगे। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेरे लिए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था कि उसके ऊपर इतने क्वेश्चन बना दिए। ये तो कोई भी बच्चा रट के भी आ सकता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब इसमें 5 मार्क्स स्कोर करना कितना ईजी था अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के अंदर। तो ये वाला पार्ट बहुत ईजी हो गया। मैंने आपको बोला भी था पेपर जाने से पहले भी, और जो बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं कि बेटा 7 और 8 क्वेश्चन हमेशा बहुत ईजी आता है। तो 7वें और 8वें क्वेश्चन को आप देखोगे तो विल सी बहुत ईजी और डायरेक्ट क्वेश्चन थे। इवन छठा क्वेश्चन भी मुझे ईजी लगा, कंपोजिशन वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रोविजन आ गया, प्लेस ऑफ सप्लाई में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं थे, अगर ढंग से पढ़ते तो एक बार में वो समझ में आया था कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। पर एक चीज़ मैंने देखी है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस वो लोग पता है जो स्टेटूटरी अपडेट्स आते हैं ना उसमें से पूछ लेते हैं। जैसे ये जो हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला एडवर्टीजमेंट स्टेटूटरी अपडेट्स में कवर्ड है, ये जो क्लॉज था रिगार्डिंग और कौन सा था जो स्टेटूटरी अपडेट से आया होगा मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा ये अग्रीज टू जो सोसाइटी को पैसे दिए, ये आज से 1 साल पहले अपडेशन में आया था, मैंने क्लास में बहुत अच्छे से इस बारे में पढ़ाया था। इसके बाद हमारे पास कुछ MCQs भी है, तो MCQs भी देख लें एक बार। चलो अब पेपर में हम चलते हैं और MCQs देखते हैं। सबसे पहले MCQs में जाते हैं, और MCQs के पेपर में सबसे पहले हमारे पास में कहाँ से आ जाएगा GST का MCQs। हाँ ये है क्वेश्चन, आई थिंक केस सिनारियो 3 से आ रहा है GST का MCQ डिफॉल्ट। यस, Messrs. Veena and Company Jabalpur was registered under GST under composition. Outward supply of the firm for the month was 10 lakh, out of which 2 lakh was the supply of service. In the preceding financial year, the firm was doing trading of taxable goods only. Turnover of the concern for the previous year was 100 lakh. The firm imported the following services during the April 23. Architect services मंगाई है पार्टनर से जो फ्रांस में रहता है। The services was paid but not used for the furtherance of business, मतलब सर्विसेज उसने इम्पोर्ट करी है पर कंसिडरेशन था पर बिजनेस के लिए यूज़ नहीं। कोई बात नहीं, कंसिडरेशन था और बिजनेस के लिए नहीं भी यूज़ हुई तो टैक्सेबल तो होगी। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज लिए रिनोल्ड लॉयर से, जो कि एक्स एम्प्लॉय कंपनी का, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस था। अब आपको बोला क्या है, आपको वीना की टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस कितना होगा और क्या सप्लाई होगा वो बताना है, और क्या उसके ऊपर स्टॉक और कैपिटल गुड्स पर IGST। यार ईजी क्वेश्चन था यार, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ढंग से पढ़ोगे तो केस सिनारियो बेस लग तो रहा है, लेकिन क्वेश्चन वॉज वेरी ईजी। इस क्वेश्चन के 3 MCQs में तो दिक्कत मेरे हिसाब से आई नहीं होगी। अगला क्वेश्चन पे चले तो पवन एक इंगेज प्रोवाइडिंग कर रहा है स्टेट ऑफ राजस्थान, हिज एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड ब्ला ब्ला ब्ला। अभी मैं एक्चुअली बहुत डीप में जाके नहीं देख रहा हूँ, मैं जो MCQs देख रहा हूँ। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बताना है तो बहुत ईजी होता है, 30 दिन के अंदर अप्लाई करते हैं तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है जहाँ से आप लाइबल, और 30 दिन के बाद अप्लाई करते हैं तो जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया। कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ सप्लाई निकल जाएगा, ड्यू डेट बाय द पवन टू फाइल फाइनल रिटर्न 3 महीने गिनते हैं, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर से, और इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन से 3 महीने गिनते हैं। तो ईजी क्वेश्चन था, अभी दिक्कत नहीं आएगी। एक और था, कंपनी ने एक आउटवर्ड सप्लाई की है, उसमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को टैक्स सेस लगाया है, कस्टमर ने 3 दिन डिले किया था। वैल्यूएशन का बहुत ईजी क्वेश्चन है। और रिलीजियस ट्रस्ट वाले में 9,999 आंसर आएगा लास्ट वाले का। ये लास्ट वाला पढ़ लोगे तो 999 आंसर है, कारण है कि 10,000 और मोर टैक्सेबल हो जाता है, तो 9,999 पर डे तक एग्जाम था। तो देखो 2 नंबर, ये 1 नंबर का मेरे को शॉर्ट लग रहा है, ईजी था। ये वाला अमाउंट जो है ना 5 लाख, 5th वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल के MCQ से बहुत हद तक मिलता जुलता है, ये भी ईजी था। मतलब MCQs में बच्चे बहुत अच्छे से करके आए होंगे, क्योंकि मुझे लगता है ये जो 6 नंबर के शुरू के MCQs है ये भी ईजी थे। मतलब 30 मार्क्स का MCQ तो ईजीली आ गया होगा। एक बार देखें कितने नंबर का हो रहा है, 2 + 2 + 2 6,
6 + 2 + 2 + 2 इट इज़ 12 और 15 मार्क्स के MCQ आएंगे ना. यस, 12 और 3 15. तो 15 नंबर के MCQ से मुझे लगता है बच्चा आराम से 10 मार्क्स स्कोर कर लेगा. ये तो हो गया MCQ जिसमें 10 नंबर आराम से आ जाएंगे बच्चे के. फिर अगर उसने 8वां क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन कर लिया होगा तो हिल गॉट, एक सेकेंड, कितने मिल जाएंगे इसको. 8वें क्वेश्चन के अंदर मिल जाएंगे 5. ए और बी था क्या, बी का और था, तो 5 + 5 10, तो 8th क्वेश्चन में बहुत इजीली बन रहे हैं. 7th क्वेश्चन में भी मेरे को लगता है दिक्कत नहीं होगी. अगर आपने अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स की थ्योरी पढ़ी होगी तो 5 और 5 10 इधर से ही बन रहे. 7th भी, मतलब 20 नंबर तो बहुत आराम से दिख रहे हैं. प्लेस ऑफ सप्लाई में मुझे लगता है हो सकता है इसमें बच्चों ने कुछ गलती कर दी हो, तो मैं 2.5 नंबर मान के चल रहा हूँ, तो भी 22.5 नंबर हुए. कंपोजिशन वाला इजी था, उसमें बहुत इजीली सर्विसेज की वैल्यू निकालनी थी, तो 27.5 हुए. मुझे 5 नंबर का ये वाला क्वेश्चन इजी लगा, जो एग्जामिशन वाला सेकंड बी पार्ट था ना, ये इजी लगा. तो 32.5 तक तो मेरे को यहाँ दिख रहे हैं. मेरे को इस वाले में लग रहा है कि इसमें थोड़े कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में बच्चों ने गलती की हो सकती है. पर मुझे ओवरऑल पेपर ऐसा लगा कि इस पेपर में 50 में से 30 मार्क्स या 35 मार्क्स लाना बहुत आसान था. थोड़ा अच्छे लेवल पे चले जाओगे तो 40 तक टच कर जाओगे. 2 ही क्वेश्चन मुझे सरप्राइजिंग, थोड़े शॉक्ड लगे. एक तो एक GST काउंसिल का छोटा सा 2 नंबर का क्वेश्चन मॉड्यूल से आ गया था वो, और एक मुझे थोड़ा सा डाउट लगा कि इतना सारा अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स कैसे पूछ लिया. एजेंट की बुक्स और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की बुक्स इतना सारा पूछ लिया. तो हो सकता है बच्चा अगर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड थोड़ा प्रिपेयर करके प्रॉपर नहीं गया हो तो उसमें मार्क्स लूज कर सकता है. दिस इज़ माई ऑनेस्ट रिव्यू. पेपर पास होने के लिए तो बहुत ही अच्छा था. 30 मार्क्स तो बहुत आराम से ला सकते हो आप. MCQs देख के मुझे ऐसा लगा 35-40 तक एक अच्छा बच्चा ले आएगा, तो इतने मार्क्स तो GST में लाए जा सकते हैं. आई होप आपका इनकम टैक्स का पेपर भी अच्छा गया होगा. तो दिस इज़ ऑल अबाउट GST पेपर का रिव्यू. अब मैं करूँगा कॉस्ट पेपर का रिव्यू, लेकिन वो जब कॉस्ट का पेपर आ जाएगा तब. थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट पेपर. थैंक यू.